हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके 12th साइकोलॉजी का चैप्टर 4 जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसके टोटल 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2 और 3 को भी करवाया हुआ है। आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चैनल विजिट करोगे तो वीडियोस सामने ही पड़ी हुई है, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, ये अगर चाहिए या फिर टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो हमारा चैप्टर है डिसऑर्डर्स के बारे में है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर्स वो होते हैं, मतलब देखो आप नाम से ही पता लगाओ, डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स मतलब जो ऑर्डर में नहीं है वही हमारा डिसऑर्डर है। तो हम मेंटल लेवल पे उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि ठीक नहीं है शायद, यानी मेंटल लेवल पे आपकी जो भी बीमारियां हैं उनको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पढ़ते हैं। तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि आपको ये जो सिम्टम्स वगैरह दिया रहेगा क्वेश्चंस में, उनको पढ़ते ही आपको डिजीज़ क्या है वो पता लग जाना चाहिए। और मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कोशिश करूँगी कि जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, कि हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो डिजीज़ आएगा, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, बहुत बातें हो गई, अब हम चलते हैं हमारा केस स्टडी की ओर। मीना जी हैं, वो केस स्टडी 1 में मीना जी के बारे में है। अब मीना जी हैं वो क्या है, मतलब उनको क्या समस्या है। शी फील्स ब्रेथलेस, डिजी एंड हर हार्ट रेसेस व्हेन शी हैज़ टू एंटर क्राउड प्लेसेस। जब भी उनको भीड़ भाड़ एरिया में जाना होता है मीना जी को, तब भी उनको ऐसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से उनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। डिजीनेस मतलब चक्कर आने टाइप का होता है, और हार्ट रेस वही है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना। और ब्रेथलेस का मतलब होता है जैसे सांसें फूलने लगती है, ऐसा लगता है। वो आपने गाना नहीं सुना शंकर माधवन का ब्रेथलेस गाना, कोई जो मिला जो मुझे ऐसे, वो वाला गाना। तो जो एक सांस में, मतलब सांस फूलते फूलते आप गाना गाते हो, एक साथ गाते हो एक सांस में, उसको हम कहते हैं ब्रेथलेस। तो यहाँ पे शी फील्स ब्रेथलेस नहीं होगा, ब्रेथलेसनेस होगा। अच्छा चलो जो भी है, इसको थोड़ा अच्छे से हम क्वेश्चंस को, बट हम भावना समझ गए, अच्छा लिखने में मेरे से थोड़ी गलती हो गई। तो उनको जब भी क्राउडेड एरिया में जाना होता है, भीड़ भाड़ एरिया में जाना होता है, तब भी उनको ब्रेथलेस महसूस होता है, डिजीनेस महसूस होता है, हार्ट रेस महसूस होता है। तो 3 सिम्टम हमको दिया है, इन तीनों को ध्यान रखना, 1 2 3। तो इसलिए वो क्या करती है, शी अवॉइड्स गोइंग टू मार्केट्स एंड पब्लिक फंक्शन। इसलिए वो ना तो कभी बाजार जाना चाहती हैं और ना ही पब्लिक फंक्शन वगैरह में जाना चाहती हैं। ओके, तो आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर। अब ये डिसऑर्डर कौन सा है, यहाँ पे जो सिम्टम्स दिया गया है मीना जी के बारे में दिया गया है ना, कि मीना जी को ब्रेथलेसनेस होती है, वो डीजी महसूस करती है, उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती है जब भी उनको भीड़ भाड़ एरिया में जाना होता है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एगोराफोबिया, जो कि ये एक ऐसे तरीके का डिसऑर्डर है जो कि आपको ओपन और क्राउडेड प्लेसेस में, यानी आपको खुली जगह, बहुत भीड़ भाड़ जगह में आपको अगर डर लगता है, ऐसी जगह पे अगर आपको डर लगता है तो उनको हम कहते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया यानी आपको क्राउडेड प्लेसेस का डर होना, आपको क्राउड का डर होना, लोगों से डर लगने लगता है आपको, मतलब लोगों के बीच में जाना है तो ऐसा बहुत डर लगने लगता है। कई बार देखना आपको, जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, चलो पब्लिक स्पीकिंग तो थोड़ी बड़ी चीज़ हो गई है, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर स्टेज पे बुला लिया जाता है कि बेटा तुमको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तुमको स्पीच देना है, तो वो उनको चक्कर आने लगता है, जैसे पता नहीं मौत आ गई ऐसा हो जाता है। तो अगर उनको कोई डिसऑर्डर है तो इसको हम कहते हैं एगोराफोबिया। वैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे एक्रोफोबिया हमारा हो गया। एक्रोफोबिया क्या है, फियर ऑफ हाइट्स हमारा हो गया। फिर आपने मतलब जो चीज़ें आसान है, सिंपल है, उनको मैं बोल रही हूँ। फिर एक हमारा है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया सबको पता है, जहाँ पे हमको मतलब एनक्लोज चीज़ यानी बंद चीज़ों से डर लगता है। जैसे जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, उनको अगर रूम में बंद कर दो तो डर लगता है, लिफ्ट में जाने से डर लगता है। फिर एक और बात, एक और फोबिया है साइनोफोबिया, जिनको डॉग से डर लगता है उनको हम कहते हैं साइनोफोबिया है। बहुत लोग हैं जिनको डॉग से डर लगता है, शायद मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ। फिर हमारा एक और आता है, जैसे कई बार लोग होता है ना कि खून अगर देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेमोफोबिया, ऐसे करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं। लेकिन एक और ना बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फोबिया है,
अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, या फिर आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा सा वो करने का, याद करने का, जो जो मैंने बलाया नहीं बोला हुआ है। साइनोफोबिया, एक्रोफोबिया, फिर हेमोफोबिया। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप लोगों का भी बहुत ऐसा एज होगा, ऐसे प्यार मोहब्बत वाला बहुत एज होगा, तो एक ना बहुत ऐसा फोबिया भी है हमारे साइकोलॉजी में, जिनको हम कहते हैं फीलोफोबिया। इसको आप थोड़ा याद करना, फीलोफोबिया। फीलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फॉलिंग इन लव। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा ऐसे आपने देखा होगा कि नहीं ये चीज़ें हमको नहीं अच्छी लगती, थोड़ा डर लगता है प्यार व्यार इन सारी चीज़ों से। तो उन अगर ऐसी मतलब कोई इंसान अगर प्यार करने से, प्यार में पड़ने से डरता है, लाइक इफ समवन हैज़ अ फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, तो उसको हम कहते हैं फीलोफोबिया है। तो ये शायद आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको आप ध्यान रखना। वैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, साइनोफोबिया तो बहुत सिंपल है, आसान है, लेकिन फीलोफोबिया आप याद रखना। फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, अगर किसी को प्यार करने से, प्यार में पड़ने से डर लगता है, उसको भी हम कहते हैं फीलोफोबिया। इसलिए आप देखिए साइकोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो बहुत इधर उधर की बातें हो गई है, अब हम इसके 2 सिम्टम्स बताएंगे। हमने देखा कि मीना जी को क्या है, क्या है मीना जी को, एगोरोफोबिया है। तो इसके 2 सिम्टम्स, तो सिम्टम्स तो बेटा हमको क्वेश्चन में ही दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इनको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताते हैं कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स अगर है तो जैसे ब्रेथलेसनेस है, डिजीनेस है, पल्पिटेशंस है। और अगर बिहेवियरल है मतलब अवॉइडेंस ऑफ क्राउड प्लेसेस लाइक मार्केट्स। और अगर कॉग्निटिव है तो परसिस्टेंट फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल इन पब्लिक। तो जो मीना जी है वो पब्लिक में जाती क्यों नहीं है, उनको लगता है वो कंट्रोल खो देगी, अपने आप को खो देगी। और बिहेवियर में उनका क्या होता है, वो अवॉइड करती है। तो किसी चीज़ों को मतलब किन्हीं भी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते तो वो आपके बिहेवियर में शो होता है ना। और आपका फिजियोलॉजिकल यानी आपके फिजिकल बॉडी में कैसा हो रहा है, आपका आपको डिजीनेस आ रहा है, पाल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस हो रही है। ओके, फिर सजेस्ट वन थेराप्यूटिक अप्रोच टू हेल्प हर। अब आप बताइए कि किस तरीके का कोई थेराप्यूटिक अप्रोच है क्या जिससे कि हम इनको, मीना जी को हेल्प कर सकते हैं। तो पहला है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जहाँ पे जो भी इंसान किसी चीज़ से डरता है तो हम उसको बार बार उस डर से मतलब उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब बार बार हम उस इंसान को उसी डर के चीज़ से एक्सपोज करने लगते ताकि उसका डर ख़त्म हो जाए। जैसे मानो अगर मैं मेरी बात करूँ तो सीनोफोबिया है मुझे, मानो मैं कहने के लिए कहती हूँ कि सीनोफोबिया है, बस मैं उतना नहीं डरती हूँ डॉग से, थोड़ी बहुत ऐसे डर तो लगता है कि कहीं काट ना दे ऐसे। तो अगर मेरे में सीनोफोबिया है, मैं अगर डॉग से डरती हूँ, तो अगर मुझे किसी को मतलब किसी को अगर मुझे ट्रीट करना है तो क्या करेंगे, बार बार मुझे किसी डॉग के साथ एक्सपोज करेंगे, मतलब डॉग के सामने लेके जाएंगे और उनको मतलब मेरे को कहेंगे कि इसको टच करो, इसको प्यार करो और देखो ये काटता नहीं है। तो बार बार जब हम किसी चीज़ को मतलब किसी को उस वो इंसान जिस डर से मतलब जिस चीज़ से डरता है उसे एक्सपोज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। यानी हम उसको उसका जो पूरा सिस्टम है उसको हम डिसेंसिटाइज कर रहे हैं। मतलब किसी चीज़ को लेके अगर देखो, नाम से ना बहुत चीज़ें सीख सकते हो आप। बहुत लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। जैसे अगर सिस्टम हमारा क्या है, सेंसिटिव है किसी चीज़ को लेके, तो हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन हम कर सकते हैं। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उसको मतलब बार बार अगर उस चीज़ों से एक्सपोज करेंगे तो आराम से इंसान का डर खत्म हो जाएगा। ओके, फिर मतलब तीसरा नहीं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सीवीडी उसको दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो नाम से ही देखो, मतलब कॉग्निटिव तरीके से आपका जो बिहेवियर होता है कि मेरे को डर लगता है क्राउड प्लेसेस से, इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगी। तो हम उनको मतलब उनके कॉग्निटिव में मतलब जो मेंटल प्रोसेसिंग है, जो वेयरिंग है, जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज कर दे कि नहीं बाजार जाने से कुछ नहीं होता है। सो हेल्पिंग हर आइडेंटिफाई इरेशनल फियर, रिप्लेस देम विथ रैशनल थॉट्स। तो उनके मन में जिन चीज़ों को सोच के डर लगता है उन चीज़ों को हम रिप्लेस कर सकते हैं रैशनल थॉट से, अच्छे अच्छे थॉट से। मतलब उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम उनके कॉग्निटिव प्रोसेस को थोड़ा वेयरिंग कर सकते हैं, रीवेयरिंग कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों से काम नहीं होता तब तो भाई मेडिकेशन करना ही पड़ेगा, जहाँ पे एंटी एंजाइटी ड्रग्स में भी प्रिस्क्राइब्ड। और ड्रग्स का मतलब क्या है, मेडिसिन। तो अगर उनको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तब तो क्या करना है, दवाई देनी ही पड़ेगी। तो वही बात है। तो इसलिए आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आया है, फोबिया। तो यहाँ पे अब हमारा कॉन्सेप्ट है फोबिया। तो फोबिया में कौन सा फोबिया हमारा, एगोरोफोबिया। तो अगर एगोरोफोबिया ना दे के दूसरा कुछ दे दे, आपको पता रहेगा।
ठीक है, मतलब आपको समझ आएगा ना कि क्या चीज़ क्या करना है। जैसे मैंने बहुत सारी आपको तो बताई है, तो वो आपको देखना है। सिंपली अगर आपसे सिम्टम पूछेगा तो जो क्वेश्चन में देगा कि ये होता है इस इंसान को, तो वही आपका होगा सिम्टम। और अगर थेराप्यूटिक अप्रोच में मोस्टली जहाँ पे किसी इंसान का बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहा है किसी डिसऑर्डर की वजह से, वहाँ पे हम सीबीटी यूज़ करते हैं मोस्टली, मतलब हम ऐसे कहते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी तरीका हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे कभी और। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन बहुत लेंदी कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे रजत जी के बारे में। सो रजत वॉशेस हिज हैंड्स 30 टाइम्स ए डे बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली फील्स दे आर डर्टी इवन आफ्टर रिपीटेड वॉशिंग। तो रजत भाई साहब जो हैं वो 30 बार अपने हाथ धोते हैं, कॉन्स्टेंटली उनको लगता रहता है कि उनके हाथ तो गंदे ही है। और क्या कहते हैं कि वो बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ का क्या है, अगर आप देखोगे तो नेम द डिसऑर्डर। अगर इस डिसऑर्डर को अगर आपको नाम देना है तो क्या कहेंगे हम इसको? इसका नाम है ओसीडी। ये बहुत कॉमन है, रील वगैरह पे, सेलिब्रिटी वगैरह पे आप लोगों ने देखा हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये है ओसीडी हमारा, जहाँ पे कुछ लोगों का मतलब किसी चीज़ के बारे में ऑब्सेशन ही है और वो बार बार इस चीज़ को करते रहते हैं। मतलब देखो, नाम से ही काम है। साइकोलॉजी में मैं बहुत बार कहती हूँ कि आपको नाम याद रखना है, क्योंकि नाम में इसका अर्थ छुपा रहता है। और नाम को अगर समझना है, इसका अर्थ समझना है, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश समझ आएगा तभी आपको उसका अर्थ समझ आएगा, और अर्थ समझ आएगा तो इसका पूरा भावार्थ आपको समझ आएगा। इतनी हिंदी अगर समझ नहीं आ रही है तो आई एम सॉरी। सो नेम द डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का नेम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो नाम में ही देखो, नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव, मतलब बंदा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मेरे हाथ तो गंदे ही है, उसको धोना ही है। और कंपल्सिव मतलब कंपल्सरी लगता है कि करना ही है, करना ही, इसलिए बार बार 30 बार बंदा हाथ धो लेता है। ओके, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम है अपना। अब डिफ्रेंशिएट करो ऑब्सेशन में और कंपल्शन में। तो ऑब्सेशन में क्या आता है? इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट। जैसे माई हैंड्स आर डर्टी, मतलब किसी चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाना, जो थॉट मतलब वांटेड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वैसे वाला थॉट उसके दिमाग में आता रहता है। मतलब माई हैंड्स आर डर्टी, अरे भाई नहीं है तुम्हारे हाथ गंदे, लेकिन उसको लगता रहता है कि उसी थॉट उसके दिमाग में आता रहता है कि मेरे हाथ तो गंदे ही है। मतलब बंदा पूरा ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड है। जैसे कुछ लोग नहीं कहते सेल्फ ऑब्सेस्ड, आपने ये टर्म बहुत सुना होगा। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब अपने आप से इतना ऑब्सेस्ड होता है कि अपने वाला कुछ और नहीं दिखता है। और कंपल्शन, कंपल्शन मतलब लगता है मेरे को ये करना ही है, तो बार बार रिपीट तरीके से वो लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे रजत भाई साहब हमारे 30 बार हाथ धोते हैं, तो ये अपना एग्जाम्पल हुआ रिपीटेटिव एक्शन परफॉर्म टू रिड्यूस एंजाइटी। तो कंपल्शन का मतलब कंपल्सरी है, कुछ चीज़ों को करना इसलिए बार बार करते हैं। ऑब्सेशन का मतलब किसी चीज़ के बारे में एक अनवांटेड थॉट उसके दिमाग में आता रहता है। अब ये विच क्लास ऑफ डिसऑर्डर डज इट बिलोंग टू। अब डिसऑर्डर्स के भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि आप बड़े लेवल पे जाके पढ़ोगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। बट इस टाइम पे आपको याद रखना है कि ओसीडी जो है वो अपना DSM-5 कैटेगरी में आता है। ओके, समझ आ गया? DSM-5 कैटेगरी में आता है। जैसे कि इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे वर्डिंग डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स, ऐसे भी हैं। इसके मेन फीचर्स में क्या है? तो ओसीडी के मेन फीचर्स में है रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट, मतलब आपके दिमाग में इंट्रूसिव थॉट रिकरेंटली आता है, मतलब बार बार आता रहता है। एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। रिचुअलिस्टिक मतलब बिहेवियर, मतलब आप उस बिहेवियर को रिचुअल की तरफ मतलब करते हो। जैसे हमको लगता है नहीं ये हमारा धर्म है, इसको पालन करना चाहिए, यही हमारा रिचुअल है। सावन में हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये हमारा रिचुअल है। तो उसको भी लगता है कि नहीं, हाथ धोना है, ये मेरा रिचुअल है। ओके। और रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट, रिकरेंट मतलब बार बार हो जाना। जैसे आप बैंक में नहीं कराते हो, दो सिस्टम का डिपॉजिट है, एक होता है FD, एक होता है RD। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, एक ही बार में आपने पैसे डाल दिया। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आपने अकाउंट खोल लिया, मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से कट रहा है पैसा, मतलब बार बार वो कटने का प्रोसेस, डेबिट होने का प्रोसेस हो रहा है। ओके। फिर अपना आया केस स्टडी 3। रोहित हेयर्स वॉइस व्हेन नो वन इज अराउंड, ही बिलीव्स पीपल आर प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। तो रोहित जो है उसको लगता है कि जब उसके पास कोई नहीं रहता तब भी उसको आवाज़ें सुनाई देता है, और उसको लगता है कि लोग मेरे अगेंस्ट कुछ तो प्लॉट कर रहे हैं, कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं लोग मेरे पीछे, पीठ पीछे। ओके।
तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स है वो क्या डिसऑर्डर्स है, उस डिसऑर्डर का नाम है सिजोफ्रेनिया, ए सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर। आप जब ग्रेजुएशन में आओगे तो सिजोफ्रेनिया करके आपको अलग से चैप्टर में मिलेगा, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ोगे। ओके, फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि जब हमको मतलब जहाँ पे हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन आपने, और अभी तो बहुत टाइम ऐसा चल रहा है डिल्यूजन्स, डेल्यूलू इज द सोल्यूलू, तो आप लोगों ने डेल्यूलू तो सुना ही होगा, डिल्यूजन्स जिसको हम कहते हैं। तो ये जो हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स होते हैं ये सारे हमारे सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स है, मतलब जहाँ पे हमारे पास कोई नहीं होता लेकिन हमको लगता है कि नहीं कोई तो हमारे पीछे बात कर रहा है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बैठ बैठ के आप मतलब खुद से बात कर रहे हैं, लग रहा है किसी सामने बैठे इंसान से बात कर रहे हैं, तो वो भी उनको लगता है कि सामने कोई तो बैठा होगा। और एक और चीज़ वहाँ पे होती है कि उनको लगता है कि मेरी पीठ पीछे लोग कुछ बोल रहे हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस में मानो आप बैठे हैं चुपचाप, कोई है जो बैठे हैं चुपचाप, अगर उनके सामने 2-3 लोग बात कर रहे होंगे तो उनको लग रहा है नहीं ये तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया के। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन अगर एक बार आपने पढ़ लिया सुन लिया तो आपको और पढ़ने की सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर 2 पॉजिटिव सिम्टम्स, तो सिजोफ्रेनिया के ना बेटा पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं एंड नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स आपके यहाँ पे पूछा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, और नेगेटिव सिम्टम्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों का नाम लिया है ना, क्या नाम लिया है मैंने 2 चीज़ों का, कि हेलोसिनेशन और डिल्यूजन्स, ये 2 चीज़ों का मैंने नाम लिया, हेलोसिनेशन एंड डिल्यूजन्स। तो ये 2 क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स है आपके, जहाँ पे एक्सेस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्सेस में है, उससे थोड़ा बढ़ के है। जैसे कि कोई है नहीं लेकिन सुनाई दे रहा है कि वॉइस आ रहा है, जिसको हम ऑडिटरी हेलोसिनेशन कहते हैं। ओके, फिर डिल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीव ऑफ परसिक्यूशन, पीपल आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना कि जैसे मतलब जो नहीं है उसको अगर बढ़ा चढ़ा के हम देख रहे हैं सुन रहे हैं तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव सिम्टम्स है, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन से ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है। ओके, और अगर हम यहीं पे मतलब अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो पॉजिटिव में हमने देखा एक्सेस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, यानी जो नॉर्मल फंक्शन है उससे ज़्यादा कुछ हो रहा है, यानी हमको हेलुसिनेशन हो रहा है, कोई है नहीं लेकिन हमको आवाज़ें सुनाई दे रहा है। डिल्यूजन्स मतलब हम एक डेल्यूल्यू में रह रहे हैं, हम दुनिया दूसरे में रह रहे हैं, दूसरी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, हमारे बारे में कोई नहीं बात कर रहा है लेकिन हमको लग रहा है कि लोग तो हमारे ही बारे में षड्यंत्र रच रहा है। समझ आ गए। लेकिन वहीं पे अगर हम निगेटिव चीज़ों के बारे में देखें तो अगर पॉजिटिव में एक्सेस होता है तो नेगेटिव में क्या होगा बेटा, नेगेटिव में घटेगा वो। तो क्या हो सकता है, एक इंसान मानो वो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड इंसान, तो हो सकता है अचानक से उसकी सोशल बिहेवियर जो है वो कम हो जाए, मतलब वो बाहर ना जाना चाहे, बात नहीं करना चाहता है तो हो गया। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का जैसे एक ही जैसे रहते ना हो तो वो एक्सप्रेशन चेंज कर देना, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता उनका, मतलब नॉर्मल जो वो उनका बिहेवियर था उनसे अगर चीज़ें खट जाती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो आपको सिजोफ्रेनिया समझ आ गया, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सिम्टम्स भी बताया, पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया। ओके, अब अगर आपको सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट ऑप्शन देखने हैं, जहाँ पे हमको बायोमेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन देखना है, देखो नाम से बहुत ध्यान मतलब बहुत ज़रूरी है टर्म को समझना, नाम मैं बोलती हूँ लेकिन टर्म है एक्चुअली में कि बायोमेडिकल ट्रीटमेंट हमको देना है। तो जहाँ पे हमको बायोमेडिकल ट्रीटमेंट आएगा तो वहीं पे हमारी ड्रग्स की बातें आएंगी, है ना। और थेरेपी अगर आएगा तो वहाँ पे हमारी थेरेपी टेक्निक वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट हमको देना है। तो सिजोफ्रेनिया में जो मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर जो एंटी साइकोटिक ड्रग आप देते हो उसको हम कहते हैं क्लोरोप्रोमाज़ाइन। क्लोरोप्रोमाज़ाइन याद रखना, क्लोरोप्रोमाज़ाइन 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 ऐसे करके आप उसको याद रखो। तो सिजोफ्रेनिया के लिए कौन सा ड्रग है बेटा, क्लोरोप्रोमाज़ाइन। और अगर इससे क्या होता है, इससे जो डोपामिन एक्टिविटी है वो थोड़ा कम रहता है और इसी की वजह से हेलोसिनेशन और डिल्यूजन्स थोड़ा सा कम रहता है। ओके, और इसको अगर हम जैसे अगर यहाँ पे हमको बायोमेडिकल तो बोला है, लेकिन अगर हम खुद से चाहें कि हमने थेरेपी करना है, फैमिली थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग दे, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। ओके, तो अब ये देखो 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 ये यहीं पे एक पॉइंट और है कि हमको मेडिकल ट्रीटमेंट बोला तो हमने बोला क्लोरोप्रोमाज़ाइन।
लेकिन यहीं पे अगर हमको थेरेपी ट्रीटमेंट बोलता है तो हमको देना था फैमिली थेरेपी और सोशल स्किल ट्रेनिंग। समझ आ गए? मतलब सिजोफ्रेनिया के बारे में अगर अभी आपको सवाल आता है, अगर ये नहीं आके थेरेपी सवाल आता है तो आपको देना है फैमिली थेरेपी। अगर पॉजिटिव ना आके नेगेटिव आता है तब भी मैंने जो बोला है वो आपको देना है। तो आपको हमेशा मतलब हर चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। अपना केस स्टडी 4 देखते हैं। केस स्टडी 4 हमारी सीता जी के बारे में है। ठीक है, सीता जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैड फील करती है, होपलेस फील करती है और लॉस्ट इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़ एंड हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। तो सीता जी बहुत दुखी रहती हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं महसूस होती है, उनकी सारी जो इंटरेस्ट है हर चीज़ में वो खो गई है। मतलब इंटरेस्ट हर चीज़ में, डेली एक्टिविटीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और साथ के साथ उनको सोने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ये सारी सिम्टम्स हैं तो हमको अभी बात करने की कौन सा डिज़ॉर्डर्स है सीता जी को। अब डिज़ॉर्डर सीता जी को जो है वो हो सकता है डिप्रेशन हो, क्योंकि कोई इंसान अगर कॉन्स्टेंटली बहुत टाइम तक दुखी है, कोई उसको उम्मीद नहीं है, बहुत होपलेस हो गया, ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं बचा, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसकी नींद भी बहुत कम हो गई है, भूख भी कम हो गई है। यहाँ पे अगर भूख लिखता तब भी सही रहता कि भूख भी कम हो गई है, तब उनको क्या हो सकता है? हो सकता है उनको डिप्रेशन हो। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, जहाँ पे हम क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में हो सकते हैं बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बताओ, तो भाई सिम्टम्स तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया, लेकिन हम फिर भी अगर बताए तो क्या है कि परसिस्टेंट सैडनेस एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको भी अगर हम एक्सटेंड करके मतलब एक्सेस करके बताएं तो परसिस्टेंट सैडनेस, देखो सैडनेस तो ठीक है कि हाँ ठीक है मुझे थोड़ा दुख महसूस हो रहा है, कुछ हो गया मैं दुखी हूँ, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया मैं दुखी हूँ तो ये डिप्रेशन नहीं है। यहाँ पे अगर डिप्रेस्ड कोई इंसान है तो उसमें परसिस्टेंट सैडनेस होगी, मतलब लगातार वो इंसान दुखी ही है, उसको सुख महसूस ही नहीं हो रहा है। और वर्थलेसनेस मतलब उसको लग रहा है मैं बेकार हूँ, मेरी कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एंड एक्टिविटी, जिसको हम एनहीडोनिया भी कहते हैं इस सिचुएशन को, जहाँ पे जिस भी मतलब एक्टिविटी से उस इंसान को प्लेजर मिलता था उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मानो कोई राइटिंग करता था उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई पेंटिंग करता था उसमें नहीं इंटरेस्ट रहा, कोई गिटार बजाता था उसको उसमें कोई नहीं इंटरेस्ट रहा, तो किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचता। देन कॉग्निटिव डिफिकल्टीज लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, तो कई बार थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, मुझको लगता है सिर्फ खराब ही चीज़ें होंगी मेरे साथ, और कई बार कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाते ना पढ़ाई में ना किसी भी चीज़ में। और अगर हम फिज़िकल लेवल पे, अच्छा मैं अभी इसको बंद करने वाली थी ओके, अगर हम फिज़िकल लेवल पे देखें, सॉरी फिजियोलॉजिकल लेवल पे देखिए, हाँ वही फिजियोलॉजिकल फिजिकल एक ही बात है। डिस्टर्ब स्लीप, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है? भूख कम हो जाना, और डिस्टर्ब स्लीप यानी नींद में डिस्टर्बेंस आना, कमी हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन के लिए है। तो आप इसको क्रॉस करके भी देख सकते हो कि हमने हमसे पूछा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स बताओ, तो हमने इतना बता दिया। अब अगर हमको ये सिम्टम्स देख के बोलता है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, तब भी आपको पता चलेगा ना कि ये डिप्रेशन है। मुझे पता है आप लोग 12th के बच्चे हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा ही बता देती हूँ, आपको उतना ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा थेरेपी है? तो सीबीटी है हमारा। सीबीटी से हम उसका नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिससे कि उसका बिहेवियर में चेंज आए, थॉट पैटर्न में चेंज आए। एंड एंटी डिप्रेशन मेडिसिन SSRIs दे सकते हैं, मतलब अगर उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो हम उसको एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन में भी रख सकते हैं। और साथ के साथ अगर किसी इंसान का लाइफस्टाइल में हमने चेंज कर दिया, जैसे उसको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बोला, सोशल सपोर्ट के लिए बोला कि जाओ तुम घुलो मिलो, दोस्तों से मिलो, लोगों से बात करो, तब भी उसका डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब बचा है हमारा आखिरी और हमारा 5वां केस स्टडी। ये फिर से हमारे किसके बारे में है? सीमा जी के बारे में है। तो हमने मीना जी के बारे में बात करा, सीता जी के बारे में बात करा, अब हम बात करते हैं सीमा जी के बारे में। बहुत ही ना ये थोड़ा सा वैसा हो गया, मैंने सारे नाम जो है लड़की वालों के ही लिया हुआ है ओके, सो आफ्टर अ ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट सीमा सडनली फॉरगेट्स हर आइडेंटिटी एंड फाउंड वंडरिंग इन अनदर टाउन। तो एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सीमा जी जो है वो क्या करती है? अपना आइडेंटिटी खो देती है, मतलब खो देती है नहीं, सिर्फ भूल जाती है।
और वो अपने आप को एक दूसरी जगह भटकती हुई पाती है। ये तो बहुत ही एक नॉर्मल बॉलीवुड टाइप का केस हो गया। आपने हमेशा देखा होगा सिनेमा में, सीरियल में, जहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो कैरेक्टर होती है वो अपने याददाश्त भूल जाती है और कहीं दूर जाती है। फिर वो नींद से उठ के आंखें खोलती है तो पूछती है मैं कहाँ हूँ। तो वही बात है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि सीमा जी की हालत क्या है। लेकिन हमको बॉलीवुड में, मूवी में नहीं खोना है, हमको इसके बारे में पढ़ाई करनी है। तो सवाल नंबर 1, विच डिजॉर्डर इज सीमा सफरिंग फ्रॉम। अब सीमा जी को कौन सी सफरिंग है, कौन सा डिसऑर्डर है जिससे सीमा जी अपनी सफ़र कर रही है। तो इस डिसऑर्डर का नाम है भाई, तो इस डिसऑर्डर का नाम है भाई फ्यूग, जिसको कि हम कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। ओके, तो यहीं पे अगर आपने देखना है कि अगर बॉलीवुड में अगर कभी आपको ऐसा होता है कि आपको ऐसा कोई मूवी दिखता है कि जिसमें कोई औरत है या फिर कोई भी कैरेक्टर है जो अपना आइडेंटिटी भूल गई है और किसी एक दूसरी जगह पे भटक रही है, तो उसको उसी टाइम पे आपने नाम क्या देना है, डिसोसिएटिव फ्यूग। इस डिसऑर्डर का नाम है अपना डिसोसिएटिव फ्यूग। ओके, और डिसोसिएटिव फ्यूग का वही मतलब है कि सडन ट्रैवल अवे फ्रॉम होम विद इनएबिलिटी टू रिकॉल वंस पास्ट एंड कन्फ्यूजन अबाउट आइडेंटिटी। मतलब जहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी इंसान का मेमोरी लॉस हो जाता है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी वो भूल जाते हैं और पास्ट जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे कौन से टाइप ऑफ मेमोरी लॉस दिखाया गया है। अब देखो, मेमोरी लॉस तो हुआ है जिससे इनको फ्यूग हुआ है, डिसोसिएटिव फ्यूग है उनका डिसऑर्डर का नाम। लेकिन यहाँ पे किस तरीके का मेमोरी लॉस है भाई, तो यहाँ पे क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी लॉस, जहाँ पे हमने पर्सनल आइडेंटिटी देखा है ना, क्योंकि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी वो भूल गई है, तो यानी उनकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी लॉस हुआ है। जैसे कोई इंसान अगर खुद से अपनी कहानी लिखता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। मतलब उस इंसान ने ऑटोमेटिकली खुद लिखा है, तो उस इंसान खुद का अगर खुद भूल गई है तो अपना ऑटोमेटिक अपना ही भूल गई है ना, तो अपनी बायोग्राफी खुद भूल गई है, तो इसका मतलब है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ओके, अब इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, सजेस्ट कॉज, 1 कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर। कारण बताइए इस चीज़ का। तो पहला कारण क्या है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई एब्यूज़ हुआ किसी के साथ, फिर वो आइडेंटिटी भूल गई है। फिर स्ट्रेस एक्ट्स एज एन डिफेंस मैकेनिज्म एंड माइंड डिसोसिएट टू एस्केप अनबेरेबल एंजाइटी। फ्रूड कॉल दिस रिप्रेशन ऑफ पेनफुल मेमोरीज। तो कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ पे फ्रूड की बात भी आ गई है, हम उस पर भी जाते हैं। लेकिन बहुत बार जैसे पहला रीज़न है कि अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट होता है या फिर वो इंसान किसी एब्यूज़ का शिकार होता है, तो हो सकता है वो अपना पर्सनल आइडेंटिटी भूल जाए। देखो मैं मजाक करती हूँ, लेकिन ठीक है, मजाक से हट के हम पढ़ाई करते हैं। अगर मेरी मजाक आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बता सकते हैं, मैं नहीं करूँगी आगे से ऐसा मजाक। और कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर इंसान को स्ट्रेस होता है तो उससे भी माइंड डिसोसिएट हो जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए वो इंसान अपना आइडेंटिटी खो देता है। और इस यहाँ पे जो माइंड का डिसोसिएशन जो है ना, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है, जहाँ पे कोई इंसान को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो। और फ्रूड हमारे हैं सिगमंड फ्रूड, भाई भाई नहीं, सिगमंड फ्रूड साहब जी हैं, वो इस चीज़ को रिप्रेशन ऑफ पेनफुल मेमोरीज कहते हैं। ओके, मतलब इन जो फ्रूड है हमारे, उन्होंने इस चीज़ का नाम दिया है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है दबाना, मतलब दबा देना। तो हमने अपनी जो पेनफुल मेमोरीज है, जैसे मानो एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, उसका मानो फैमिली है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो फैमिली में किसी बच्चे का डेथ हो जाता है या फिर किसी वाइफ का, हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो उस पेनफुल याद को दबाने के लिए वो इंसान अपनी मेमोरी खो देता है। मतलब ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये मतलब डिसऑर्डर में आता है, लेकिन है एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म। या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा एब्यूज़ होता है, जैसे कई बार फैमिली में मतलब वायलेंस वगैरह होता है कि मानो किसी इंसान को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, उसके साथ बहुत बदतमीज़ी किया गया है, तो कई बार इन चीज़ों को भुलाने के लिए भी, मतलब डिफेंड करने के लिए भी हो सकता है इंसान अपनी याददाश्त भूल जाए। मतलब वो खुद से नहीं होता है, वो ब्रेन में ऑटोमेटिक होता है, जहाँ पे माइंड डिसोसिएट कर जाता है। और फ्रूड, सिगमंड फ्रूड इसको कहते हैं रिप्रेशन ऑफ पेनफुल मेमोरीज। तो हमारी पेनफुल मेमोरीज जो होती है, जो हमारी दुख भरी
मतलब जिन याद से हमें दुख आता है उनको दबाने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं फ्यूक। समझ आ गया? तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा ये लेक्चर, मतलब मेरे को तो पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो चैप्टर 5 पीछे से आ रहा है, थेराप्यूटिक अप्रोचेस। इस पर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अब तक के लिए मैं आप लोगों को बाय कहना चाहती हूँ। लेकिन इसके पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करो आपको कैसा लगा लेक्चर, और साथ के साथ मैं चाहूँगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल हमारा सब कुछ है, आप उन चीज़ सबको ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं ये नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर कर देती हूँ। और साथ के साथ देखो मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग कनेक्टेड रहो। एंड सिंस मैं फेस कम नहीं कर रही हूँ, मेरा फेस आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन मैं फिर चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत ह्यूमरस तरीके से हम पढ़ाई करें, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा कनेक्टेड महसूस करो। इसलिए मैं बहुत बार सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, ये सारी चीज़ों का थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, ताकि आप लोग मेरे से रिलेट करो और कनेक्टेड रहो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।